नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहाँ पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं, जहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंस टॉपिक जो होती है उसकी मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। और जो पॉलिटिकल न्यूज होती है और रिपीटेड इंफॉर्मेशन होती है वो हम देखते नहीं है, ताकि मैं इफेक्टिव टाइम में मैं आपको अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकूँ। सबसे महत्वपूर्ण, यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल आईएएस लाइफस्टाइल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो है कि डेली बेस पे करंट अफेयर लेक्चर में जब कभी भी कोई चेंजेस होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल में ही दी जाती है। तो यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आज का डेली करंट अफेयर एनालिसिस में काफी सारे पुराने टॉपिक आ गए हैं जो हमने डिस्कस तो किए हुए, लेकिन उसको काफी टाइम हो गया। तो उन सभी से टॉपिक है तो उसको थोड़ा बहुत मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन रिपीट हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ हर बार बच्चों को कि डेली बेस पे करंट अफेयर के लेक्चर एनालिसिस आप देखो। और जो भी बच्चे रेगुलर करंट अफेयर एनालिसिस के लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या करें, अपनी अटेंडेंस जरूर से दीजिए। इससे क्या हो पता चले कि कितने बच्चे रेगुलर करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो एडिटोरियल है वो है जीएसटी के ऊपर। अब जीएसटी के ऊपर हमने काफी डिस्कशन करके रखी हुई है। यहाँ पे स्पेशली जो मेंशन है सेंटर और स्टेट के लिए प्रॉब्लम जो भी है उस टॉपिक के बारे में। तो ये समझाने के लिए मुझे फिर से आपको थोड़ा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देनी होगी। जो कि जीएसटी से पहले था वो था वेट सिस्टम, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। क्या था, कैसे है, सब डिस्कस कर रहे हैं। तो जीएसटी से पहले क्या था, वेट सिस्टम था। वेट सिस्टम वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम में स्टेट अपना कलेक्शन करता था, सेंटर अपना कलेक्शन करता था, और फिर एक दूसरे में जो भी स्टेट को सेंटर को देना होता था वो देते थे। उसको हटा के लाया गया जीएसटी। जीएसटी में क्या किया गया कि भाई सभी टैक्स को मिला के, ठीक है, उसमें जैसे बताया गया था काफी सारे टैक्स थे जो अलग अलग पे करने होते थे, उन सभी मिला को एक टैक्स बनाया गया, एक यूनिफॉर्म टैक्स बनाया गया। उस सिस्टम को वन नेशन वन टैक्स सिस्टम से जोड़ा गया और क्या कहा गया कि भाई जो भी टैक्स कलेक्शन आएगा सेंटर के पास, सेंटर फिर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। जैसे काफी स्टेटों ने वहां पे प्रॉब्लम भी राइज किया कि भाई इससे हो सकता है जो टैक्स कलेक्शन हम एज ए स्टेट कर रहे हैं, ठीक है, इतना ना हो। तो उसमें से भी क्या किया गया कि भाई कुछ टैक्स लेने की अथॉरिटी स्टेट को दी गई। उसके अलावा क्या कहा गया कि यदि टैक्स कलेक्शन में गिरावट आती है, यानी जो भी कोई स्टेट है वो अपनी कलेक्शन करने में गिरावट पाता है, तो उनको जीएसटी कंपेंसेशन सेस के थ्रू हम एक फंड रेस करेंगे, ठीक है, कलेक्शन करेंगे, यानी टैक्स ऑन टैक्स करेंगे, और वो फंड है जो टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है स्टेट को, उनको प्रदान कर देंगे, ठीक है। और हमें सिक्योरिटी के रूप में आपको बता रहे हैं, तो इससे क्या हो गया, स्टेट एग्री हो गए। हालांकि इसके बेनिफिट भी देखने को मिले। ऐसे कुछ राज्य थे जहां पे टैक्स कलेक्शन इतना नहीं हो रहा था, वहां पे भी इंक्रीमेंट आया। लेकिन जो रेगुलर बेस पे टैक्स कलेक्शन करते जो राज्य थे वहां पे इतना कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, उल्टा टैक्स कलेक्शन कम हो गया। तो उनको सेंटर को उनको जो कंपेंसेशन के रूप में पैसा देना था वो देना होगा, ठीक है। लेकिन अभी जीएसटी में लॉकडाउन की वजह से जो सेंटर है उसका कलेक्शन ही कम हो गया, जीएसटी का जो कलेक्शन आता था वही कम हो गया, ठीक है। तो सेंटर है वो स्टेट को दे नहीं पाया। इससे क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, सेंटर और स्टेट में जो तनाव था वो बढ़ गया। और फिर आया कि भाई एक काम करो, हम आपको बोरो उधार आरबीआई से उधार लेने के लिए प्रावधान कर देते हैं। तो फिर से राज्य ने क्या कहा कि भाई देखो, हम टैक्स लेंगे तो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है, जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, हमको ज्यादा इंटरेस्ट पे ये लोन मिलेगा, ठीक है, तो उसको पे करने में भी प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा है जो सेंटर लोन ले ले और हमको दे दे, ठीक है, जो कम इंटरेस्ट पे मिलता है। तो हमने बैक टू बैक लोन देखा, सेंटर उठाएगा लोन, स्टेट को दे देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो बीच में गैपिंग है टैक्स जो सेंटर को स्टेट को देना है वो कम हो जाएगा। और एक बयानबाजी होती है वो भी देख लीजिए कि भाई यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट बता रही है कि जहाँ पे सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट सेम है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, और जहाँ पे सेंटर और स्टेट की सेम गवर्नमेंट नहीं है वहां पे दिक्कत है। ऐसा क्यों? अगर प्रॉब्लम हो तो सभी को होना चाहिए, जैसा कि हमने एग्रीकल्चर में देखा, एग्रीकल्चर के जो एक्ट आए वहां पे हमने फार्म एक्ट आए वहां पे हमने ये सब चीज देखी। हालांकि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप पॉलिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो।
क्योंकि लॉजिक नहीं है, ठीक है, करना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंस हो सकता है लिखने के लिए कि भाई अकॉर्डिंग टू सम ऑफ मिनिस्टर और करंट गवर्नमेंट, उनका कहना ये है कि भाई प्रॉब्लम हो तो सबको होना चाहिए, कुछ ही ऐसे स्टेट को क्यों हो रहा है जहाँ पे सेम गवर्नमेंट नहीं होती, और ऐसा होता भी है कि जब कभी भी स्टेट में कोई अलग गवर्नमेंट हो, सेंटर में कोई अलग गवर्नमेंट हो, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, प्रोजेक्ट को लेके या दूसरे किसी स्कीम को लेके, कुछ भी ये चलता ही रहता है। तो ये बयानबाजी है, लेकिन फिर भी जरूरी था डिस्कस करना, तो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भाई सेंटर जो टैक्स कलेक्शन करेगा अकॉर्डिंग टू 14 फाइनेंस कमीशन, उसमें से 42% सेंटर को स्टेट को देना होगा, ठीक है। इसमें ये जो सेस कलेक्ट करते हैं वो गिना नहीं जाता, इसके अलावा और बाकी जो सेस के थ्रू रूप में जो जीएसटी कंपेंसेशन आता है वो तो इस्तेमाल गवर्नमेंट इनके लिए कर सकती है। फिर भी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर को स्टेट को करना है, वो सेंटर नहीं कर पाती है। उसका रीजन बताया गया था कोरोना लॉकडाउन। एक्ट ऑफ गॉड वाला हमने टॉपिक डिस्कस इसके ऊपर डिटेल में किया हुआ है, ठीक है, आपको पता ही होगा। हम कंटिन्यू इस पे चर्चा कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे एक तो हम क्या प्रॉब्लम है स्टेट और सेंटर में कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको ऑलरेडी पता होगी डिटेल में, वो क्या है, वो है स्पेशली मेंशन है जो कि जीएसटी कलेक्शन को लेके, ठीक है, तो वो भी क्लियर हो जाती है ताकि आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर देने में आसानी रहे। यहाँ पे दूसरा ही ऐसा पुराना टॉपिक आया, टॉपिक क्या है वो समझ लीजिए, ये भी लॉकडाउन के बेस ही है। टॉपिक क्या था, जो लॉकडाउन चलाया गया, ठीक है, तब लॉकडाउन तो शुरू हुआ, लेकिन इससे क्या हुआ कि भाई जितनी कंपनी अपना काम कर रही थी सब कंपनियों का काम बंद हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो गया। इससे क्या हुआ, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बंद हो गया। तो कंपनी का रेवेन्यू बंद हो गया तो अब हम एमएसएमई देखें तो उनके लोन पेमेंट करने का ईएमआई जो आता है वो भरना पॉसिबल नहीं था। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो मॉरिटोरियम था, ठीक है, यानी आपको यदि लोन भरने की नहीं भर सकते तो आप उसका फायदा उठा के, मॉरिटोरियम का फायदा उठा के आप मार्च जो हमने अगस्त से देखा, तो उस टाइम पे आपको लोन ईएमआई पे करना नहीं। लेकिन जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद क्या किया कि भाई बैंक ने इसकी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी जो उन्होंने लोन लिया था उस पर तो इंटरेस्ट था ही, अब जो नहीं भरा है उस पर भी चार्जेस इंटरेस्ट लगेंगे, ठीक है, तो इसको और भरना है। तो ये कोई छोटी मोटी अमाउंट है नहीं, कुछ ज्यादा ही भरने को आ रही थी। तो यहाँ पे ये सब गए सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक चीज हाईलाइट की कि भाई देखो, लॉकडाउन जो लगाना था, ठीक है, सब कुछ लॉकडाउन करना था, सब कुछ बंद करना था, ये डिसीजन गवर्नमेंट का था, ठीक है। कोई इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को नहीं बोला है या पब्लिक ने गवर्नमेंट को लॉकडाउन लगाने के लिए नहीं बोला है। ये लॉकडाउन लगाने का डिसीजन ही गवर्नमेंट का था। इस पे बेनिफिट भी गवर्नमेंट को ही देना होगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है वो कम करना होगा। इससे क्या हो कि भाई जो आम लोग हैं, ठीक है, उसकी दिवाली अच्छे से हो। वरना तो ये अगर आप इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगाएंगे तो जो कंपनी है उसका दिवालिया निकल जाएगा और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो आपको इस पे सोचना चाहिए। ये टॉपिक मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के साथ सारे जो चीज है वो मैंने आपको बताई। एमएसएमएस का प्रॉब्लम क्या है जो सुप्रीम कोर्ट गया और हमारे जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो ये रिलीफ सिस्टम है, मॉरिटोरियम है, उस पर जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है वो उसको कैसे बताया गया कि भाई आप इतना अगर कलेक्ट करते हो तो प्रॉब्लम कैसे बढ़ सकती है, वो डिटेल में मैंने इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है। हालांकि ये फिर से एक बार टॉपिक में आया है तो मैं आपसे डिटेल डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। फिर एक बात आई है वो है इंडिया डिस्कॉम स्टेज के बारे में। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके बारे में। हो सकता है जो नए बच्चे हो उनको डिस्कॉम देख के डर लग जाए, भाई ये क्या है, भाई क्या चीज है। जैसे यहाँ पे तो बताया गया लेकिन एग्जाम में डिस्कॉम के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे तो पहले सोचेंगे ये डिस्कॉम कंप्यूटर का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा डिस्कॉम यानी क्या। तो ये सिंपल शॉर्ट फॉर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनके बारे में। अभी न्यूज में क्यों है वो बता देता हूँ, बाकी आप खुद अपने से पढ़ सकते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है उनको अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जो चार्जेस होता है वो पे करना होता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बाय करते हैं या जिसके लिए ये कार्य करते हैं। एक चीज सिंपली बता देता हूँ, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का बिल आता है और बिल के साथ साथ एक डेट आती है कि भाई जो बिल भरने की आखिरी डेट है वो ये है, इसके बाद आप भरोगे तो आपको क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगी। ये सेम चीज इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भी लगता है, उनको भी पेमेंट करना होता है। तो उनको पेमेंट करने में जो ऐसे क्लोजेज होते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है एज अ चार्जेस, एज अ पेनल्टी, तो उसके नॉर्म्स अलग अलग है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपको एक सिंगल
क्या करना चाहिए, एक सिंगल रेगुलेटरी एक मैट्रिक्स बना देना चाहिए कि यदि आप पेमेंट टाइम से नहीं करते हो, ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीजें हैं, वो पेनल्टी इस प्रकार से लगेगी, उसका एक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए प्राप्ति पोर्टल है, ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। आप चाहे तो ये प्लेटफॉर्म है, ओपन करके भी देख सकते हो, उसकी लिंक यहाँ पे नीचे दी गई है, ये वाली आप देख सकते हैं, ये लिंक है, ठीक है, उस पर आप क्लिक करके वहां पे जा सकते हैं। अभी न्यूज में है तो हमारे पास आया है, इंपॉर्टेंस इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है, लेकिन आप चाहे तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैं पढ़ने के लिए रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। फिर आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, वो है इंडिया और म्यांमार रिलेशनशिप को लेके। इंडिया ने जो पेट्रोल रिफाइनरी डाली है, ठीक है, वहां पे म्यांमार में 6 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है उनके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में। लेकिन देखिए यहाँ पे काफी कुछ बातें डिस्कस करना मैं चाह रहा हूँ, कुछ बातें यहाँ पे मेंशन है, कुछ बातें मेंशन नहीं है, लेकिन म्यांमार का टॉपिक डिस्कशन में आया है तो इससे जुड़ा है दो तीन चीजें, वो मैं आपको डिटेल में डिस्कशन कर देता हूँ, क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ उसके लिए आपका एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो यहाँ पे है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसे रखो। दूसरा है वो है कालादान प्रोजेक्ट, ठीक है। अब जो पुराने बच्चे हैं उनको सबको पता होगा, नए बच्चे उनको नहीं पता होगा, इसलिए मैं टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने जब एक बात की थी, जब हमने डिटेल में डिस्कशन किया था नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो वहां पे मैंने बात की थी कि भाई किसी भी कारणवश यदि ये जो एरिया है, ठीक है, इसको यहाँ से कट कर दिया जाए, ट्रांसपोर्टेशन है वो कट कर दिया जाए किसी के द्वारा, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके द्वारा भी, मैंने ये भी टॉपिक डिस्कस किया है, या तो चाइना के द्वारा थ्रू बांग्लादेश या नेपाल, किसी भी तरीके से इस कॉरिडोर को यहाँ पे बंद कर दिया जाए, तो जो इंडिया है उसका जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उससे कनेक्शन टूट जाएगा। हालांकि मैंने आपको बताया था इंडिया के पास इसके अल्टरनेटिव भी रूट है, जहाँ पे इंडिया बांग्लादेश से भी वहां पे जा सकता है, लेकिन भाई किसी भी कारणवश भाई बांग्लादेश में से भी ना जा सके तो एक और अल्टरनेटिव है, वो है कालाधन प्रोजेक्ट, जो मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। उसमें क्या होता है, हम जो हुगली रिवर है, ठीक है, वहां से बाय सी रूट स्वीटा जाएंगे, स्वीटा से फिर बाय रोड हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाएंगे। तो ये रीजन है, ये रीजन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला लोकेशन। और आज हम जिस लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे इंडिया ने पेट्रोल रिफाइनरी की बात की है, वो रीजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला रीजन, ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला रीजन। और हम जो बात कर रहे थे प्रोजेक्ट की, वो है ये वाला रीजन, इसके बीच में इतना डिस्टेंस है। म्यांमार अपने लिए इंपोर्टेंस क्यों है, क्योंकि इंडिया से ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में इसको कनेक्ट करता है। फिर हमने एक नागा पॉपुलेशन के बारे में भी एक टॉपिक डिस्कशन किया। यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर तो है, लेकिन यहाँ फ्री टू मूवमेंट जोन है ये, ठीक है, यानी जो यहाँ पे नागा कम्युनिटी यहाँ पे भी रहती है और यहाँ पे भी रहती है, तो फ्रीली यहाँ पे आ जा सकते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर वाले जो रूल्स होते हैं, जैसे इंडिया वाले पाकिस्तान ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है, जैसे घूमने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन नागा पॉपुलेशन है वो ऐसे भी जा सकते हैं, और म्यांमार में भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी जा सकते हैं। फिर नागालिज्म वाला मैंने जो टॉपिक आपसे डिटेल में डिस्कस किया था, तब इसके सारे पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए थे। अभी ये हमारा जो मैं आपको कालादान प्रोजेक्ट की बात किया, वो इस रीजन में है यहाँ पे, और ये हमने रिसर्च यहाँ पे, और चाइना अपने से एक कॉरिडोर यहाँ पे डेवलप कर रहा है। अब आपको पता चलेगा जब कभी भी इंटरनेशनल कोई हम टॉपिक डिस्कस करते हैं तो वहां पे चाइना आ जाता है, क्योंकि चाइना ही है जो उसको पता है कि भाई मुझे कुछ इस रीजन में कोई काउंटर कर सकता है, तो वो है इंडिया। और इंडिया को काउंटर करने के लिए इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, वहां पे अपनी कोई ना कोई चापलूसी वाली कार्य करता रहता है। अब सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, काफी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। इंडिया एक तो चीज है, इंडिया और म्यांमार के रिलेशनशिप अच्छे और ज्यादा इकोनॉमिकल रिलेशन अच्छे हो, इसलिए हमारे जो हर्षवर्धन जी है, ठीक है, और हमारे जो आर्मी स्टाफ चीफ है मनोज जी, ठीक है, वो गए थे वहां पे। जो हमने अभी मैंने आपको रीजन जो पॉइंट करके दिखाया, नाम कुछ नेपी व्यू है, ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेड है। मेन चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि भाई इंडिया ने वहां पे पेट्रो रिफाइनरी पेट्रोलियम रिफाइनरी कम जो कंपनी है वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, उसको डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया 6 बिलियन का, ठीक है। उससे क्या हो कि वहां पे जो भी कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट आए उसको रिफाइन करके वहां पे भी इस्तेमाल किया जाए, और जरूरत हो तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी लिया जाए, ठीक है, ताकि हमको अपने इस वाले रीजन में, इंडिया वाले रीजन से उसको वहां तक ट्रांसपोर्टेशन ना करना पड़े। अलग ही इसका महत्वपूर्ण है स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप का इंडिया और म्यांमार के बीच में एनर्जी सेक्टर को लेके।
फिर चाइना इसको देख नहीं पाया, ठीक है, चाइना उस एरिया में काम करता है ताकि जो इंडिया का म्यांमार के साथ अच्छे से अटैचमेंट ना हो, तो वो मेंशन यहाँ पे चाइना कटा हुआ है, देख सकते हैं आप। इस सेक्टर में इंडिया को काउंटर करने के लिए, कॉम्पिटिशन देने के लिए डायनेमिक चाइना वहाँ पे प्रेजेंट है, वो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करता है, तो वो दुखदायी है। दूसरा एक अपने बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, वो है रोहिंग्या जो रेफ्यूजीज है वो। इसका टॉपिक पुराना हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है, फिर भी एक बार जनरल हिट ले लेते हैं कि भाई म्यांमार से रोहिंग्या जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होके गए थे बांग्लादेश, ठीक है। अब बांग्लादेश में भी आपको एक चीज मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था, वहां पे उनको ऐसे टापू पे रखा जाता था, जिस टापू पे यदि जो सी का पानी है, ठीक है, समुद्र का जो पानी है, वो जोर से आए तो वहां पे पॉपुलेशन सब साफ हो जाए, तो फिर वहां से वो भाग के कहाँ आ गए, इंडिया आ गए। अब इंडिया को उनको शरणार्थ देने के लिए बताया गया। हालांकि जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज है वो म्यांमार के है कि बांग्लादेश के, वो कहना मुश्किल है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम जो म्यांमार है उसके अकॉर्डिंग जो रोहिंग्यास है वो टेररिस्ट ग्रुप से क्या करते, बिलोंग करते, उनके जो लोग हैं वही टेररिज्म फैलाते थे, उनको भगाया गया था, ऐसा बात हो रहा है। तो बांग्लादेश और इंडिया में आ गए, तो इंडिया यदि उसको रखता है तो म्यांमार से प्रॉब्लम होता है, ना रखे तो बांग्लादेश से प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस इश्यू को इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि हम जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज है, ठीक है, वो जहां से भी है हम उस रीजन में उसको आइडेंटिफाई करके वहां पे पहुंचा देंगे ताकि इंडिया को इस प्रॉब्लम से आजादी हो जाए। तो काफी सारे दो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि इंडिया और म्यांमार से जुड़े हुए, वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन कर लिया। फिर नॉर्थ में बिहार इलेक्शन को लेके आप देख सकते हैं नीतीश जी अपना जो तीर कमान है वो लेके खड़े हुए हैं, और उसके पीछे आप समझ सकते हैं अमित जी है, ठीक है, जो अपनी ढाल लेके खड़े हैं ताकि इनको कोई भी जो एरो है, तीर है, उसका सामना करना ना पड़े। अब ये टॉपिक है स्पेशली गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया, जहाँ पे इस्लामाबाद वाला जो डिमांड है, ठीक है, इस्लामाबाद जो कि कहता है हम पाकिस्तान से ही जुड़े रहेंगे या हम चाइना के सपोर्ट से एक इंडिपेंडेंस होंगे, उस प्रकार में उस को ऊपर एक टॉपिक आया है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि महत्वपूर्ण है, उसकी डिस्कशन करते हैं। तो इंडिया ने जो जम्मू कश्मीर में 370 हटा के इंडिया ने जो जम्मू कश्मीर था वहां से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया है। तो उस रीजन में क्या हुआ कि 370 हटाने की वजह से वो जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है वहां पे लोग घबरा गए कि भाई हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो इससे क्या हुआ कि भाई वहां के जो लोग थे उनको 370 के डर की वजह से वहां को चाइना को उस एरिया में एंटर होने के लिए एक आसान सा रास्ता मिल गया, ठीक है। हालांकि चाइना की जो ये स्ट्रेटेजी होती है किसी भी एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए, उससे सभी वाकिफ है, लेकिन आप जब सही को छोड़ के जब गलत चीजों के साथ जुड़ते हो तो उसका परिणाम गलत ही होता है, ठीक है, कभी सही नहीं हो सकता है। फिर भी उस एरिया में जो चाइना है उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किया, और उन्होंने जैसे जो इस्लामाबाद वाला जो पूरा मूवमेंट चलता है, जो लोग सपोर्ट करते हैं गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया, सभी नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ लीडर है जो उसको ओपनली सपोर्ट करते हैं। तो वहां पे यही कहा जा रहा है कि यदि युद्ध होता है तो इंडिया को दोनों तरफ से लड़ना होगा, जो लद्दाख वाला रीजन है, चाहे चीन वाला रीजन है, वहां से भी और इस रीजन से भी। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इंडिया ने अपना जो भी काम है, अभी एक और भी पॉइंट डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो इंडिया ने क्या क्लियर कर दिया कि हमने जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके अक्साई चीन वाला जो एरिया है जो चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा हो, बहुत जल्दी चाइना भी उसको क्या कर लेगा, अरे इंडिया भी क्या कर लेगा, उसको अपने एरिया में शामिल कर लेगा। उसी प्रकार से जो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया आगे जाके उसको भी अपना पार्ट बना लेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया किसी का रीजन लेता नहीं है लेकिन खुद का जो रीजन है वो छोड़ता भी नहीं है। हालांकि ये एक डिबेट का क्वेश्चन है, और डिबेट करने के लिए जरूरी है कि अपने पास पक्के तथ्य हो और पक्ष हो, ठीक है, तो हम ज्यादा डिटेल में डिस्कशन कर सके। लेकिन इसके बारे में मैंने काफी सारी डिटेल आपको ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, तो और ज्यादा इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर इंटरनेशनल टॉपिक में मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई जो भी यूएस में इलेक्शन चल रहे हैं, हमारे 2+2 डायलॉग है जिसमें बे का है, उसकी डिस्कशन मैंने कल की है। उसके साइन होने के बाद इंडिया ने फिर से जो चाइना के साथ बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है, सिक्योरिटी थ्रेट का जो टॉपिक है, उसको हाईलाइट किया था। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता देता हूँ, वो है कि भाई जिस तरीके से चाइना अपने जो इंटरनेशनल टॉपिक होते हैं जिसको दबाने में, न्यूज को मैनिपुलेट करने में, मैनिपुलेट या छुपाने में
इतना अच्छे से कार्य करता है, इतना अच्छे से इंडिया कार्य कर सकता नहीं है। जैसे हमने जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो एरिया देखा है, ठीक है, वो एरिया इंडिया का ही है। हालांकि वहां पे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया हम उसको कहते हैं, लेकिन उस एरिया में चाइना है, अपना इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना रहा है, ठीक है, और इससे उसने इंडिया को कंसर्न भी नहीं किया। हालांकि वो जो एरिया है वो इंडिया का है। हाँ, इंडिया वहां पे रूल नहीं करती है, इलेक्शन वहां पे नहीं होते, फिर भी इंडिया के बॉर्डर में आता है तो वो होना चाहिए, वो नहीं होता है। और जब कभी भी मान लो कि भाई इंडिया है, वो अपना 370 आर्टिकल भी हटाए, ठीक है, तो इसके लिए चाइना है वो जोर जोर से इंटरनेशनली ग्लोबली चिल्लाने लगता है कि देखो इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया ने ह्यूमन राइट्स के खिलाफ ये काम कर दिया। और वो वहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी वाले जो लोग रहते हैं उनको मार भी डाले, ठीक है, उनको कुचल भी डाले, या वो किसी का भी एरिया ले भी ले, जैसे हम नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, ठीक है, इंडिया के भी जो रीजन है वहाँ की बात करें, तो वो करे तो सरकारी, और बाकी सब करे तो बीमारी। तो उस चीज में चाइना आगे, वो अपने जो ग्लोबल टाइम्स है उसके थ्रू जो न्यूज है उसको कंट्रोल करता है, और काफी सारे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं उसको अच्छे से कंट्रोल करके रखता है, जिसमें इंडिया अभी इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना चाइना। हमने ऑलरेडी देखा था कि जो हमने बात की थी 1962 वाले, वहां पे भी बात की थी कि भाई चाइनीज सोल्जर इंडियन टेरिटरी में आके इंडियन लोगों को मारने लगे थे, डिफेंस में इंडियन सोल्जर ने मारा था, फिर भी उन्होंने ग्लोबली क्या दिखाया कि भाई देखो इंडियन सोल्जर चाइनीज टेरिटरी में आ गए थे, फिर चाइना ने उसको डिफेंस के लिए मारा। तो वो बात वो अच्छे से दिखाने में कामयाब हो गए थे, जबकि हम अच्छे से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे, ठीक है। और बाकी तो ये सब ऐसा है कि भाई हमारे प्रॉब्लम के लिए हम किसी को बताएं हमारी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो वो उससे मजा लेगा, ठीक है, उसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई हम इसमें कुछ काम करें। क्योंकि हम बात करें तो अभी जो न्यू कोल्ड एरा है, ठीक है, चाइना भी कुछ भी, यदि चाइना के खिलाफ कुछ भी बोलो तो वो खाली इतना ही कह देता है कि भाई आप न्यू कोल्ड एरा जो है, ठीक है, कोल्ड वॉर है, उसको आप फॉलो करो, ठीक है, आप अमेरिका के पक्ष में रह के बोल रहे हो और चाइना के खिलाफ बोल रहे हो, इतना ही बोल देना है और कुछ बोलना ही नहीं। उनके पास यही शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों में चाइना इंटरनेशनल टॉपिक को अच्छे से हैंडल करता है कंपेरेटिवली इंडिया। इसी का कारण है कि वो अपना कोई भी एक्शन है वो ले सकता है। हमने मालाबार एक्सरसाइज थी जो क्वाड फॉर्मेशन था, उसमें मैंने आपको काफी बार डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमको अपने जो कार्य है यानी हमारा जो एरिया है उस पे काम करने के लिए भी सोचना है, और वो खुद आके हमारे एरिया पे काम कर सकता है, उसको कुछ सोचना नहीं है। उसी तरह दूसरा, ये न्यूज आपको मिल गई होगी, ठीक है, कि भाई जम्मू कश्मीर है, वहां पे अब कोई भी इंसान है जमीन खरीद सकता है एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के। महत्वपूर्ण कितना है वो आपको पता ही है, ज्यादा डिस्कशन इसमें हो पाएंगे नहीं। फिर आपसे जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो केरला में जो प्राइस है आप देख सकते हो, जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस फिक्स कर दिए गए हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम भी नहीं हो सकते। तो ये किसानों के लिए अच्छा है, उनको इतना प्राइस मिलेगा, उसको यदि जमता है तो काम करेंगे, नहीं जमता है तो नहीं करेंगे। फिर एक टॉपिक आया है जो कल हमने पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को लेकर डिस्कशन किया था, उसी के ऊपर है कि भाई अभी इंडिया के जो लोग हैं उसके अच्छे दिन आए कि ना आए, कोरोना के अच्छे दिन जरूर आने वाले हैं। रीजन है विंटर, एक तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, विंटर आ रहा है, थोड़ी ठंडी होगी, ठीक है, तो कोरोना को फैलने में आसानी होगी। क्यों होगा? क्योंकि चिल्ड्रन को जो कॉमन कोल्ड और फ्लू है उसके केसेस बढ़ जाएंगे, तो स्प्रेडर के रूप में काम करेंगे यदि उनको कोरोना हो जाता है। तो दूसरी चीज कि वो सुपर स्प्रेडर यानी सभी को कम्युनिटी ट्रांसमिशन में अच्छे से वो कार्य करेंगे, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। और एक महत्वपूर्ण बात वो बात है कि भाई जो जुमला चला था बिहार में इलेक्शन को लेकर कि भाई हम सबको वैक्सीन फ्री में बांटेंगे यदि हम गवर्नमेंट में आ गए तो, ठीक है, उस जुमलेबाजी को ज्यादा ही अच्छे से ले लिया गया और सबसे बताया गया है कि भाई वैक्सीन आई नहीं है, फिर आने के बाद पता चलेगा कि हम उसको फ्री में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं। उसी पे ये सारी इन्फॉर्मेशन बेस है, पढ़ लेना, डिस्कशन करके। फिर इंटरनेशनल टॉपिक में प्रेसिडेंट साहब के जो इलेक्शन है उसी की इन्फॉर्मेशन है, अपने काम की इतनी सारी नहीं है, अगर पूछी जा सकती है तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि काफी सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि सर आपको क्या लगता है कौन प्रेसिडेंट बनेंगे, तो मैंने सीधा सीधा जवाब दे दिया था डोनाल्ड ट्रम्प जी प्रेसिडेंट बनेंगे। क्योंकि क्या होता है कोई एक पोस्ट पे अच्छे से एक 4 साल निकाल लेता है, ठीक है, तो उसको आइडिया आ जाता है कि भाई लोगों को खुश करने के लिए मुझे क्या बोलना है, क्योंकि लोगों की डिमांड क्या है वो पता चल जाती है। कि लोगों की जो डिमांड है, लोग जो चाहते हैं आप वही बोलते हैं, तो आपको वोट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, आपके जितने भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने ग्लोबली काफी सारे कार्य देखे। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रम्प जी के द्वारा जो कार्य किए गए वो हम
कंटिन्यूस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, तो आपको उनके कार्य तो पता ही होगा और उनका जो प्रभुत्व है, जैसे इसके बिडेन जी के पहले भी जो हिलेरी थी, ठीक है, उसका भी पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड था वो स्ट्रॉन्ग था, वो भी अच्छे लग रहे थे, यहाँ तक कि उनके जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, फिर भी वो जीत गए थे। लेकिन अभी हम बात करें जो जोई बिडेन है और कमला हैरिस है, उसके कंपैरिजन में तो डोनाल्ड ट्रंप जी के जीतने के चांसेस ज्यादा ही है कंपेरेटिवली। तो कोई शरत तो नहीं लगाई है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जी के जीतने के चांसेस ज्यादा है। फिर एक बात कर लेते हैं, टर्की का यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ने का सपना है वो बिगड़ता दिख रहा है। रीजन क्या है? रीजन है फ्रांस। तो यहाँ पे जैसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। टर्की नाटो का मेंबर था, वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता था, यूरोपियन यूनियन के साथ उसका काफी सारा लेन देन होता है उसको लेके। लेकिन उसके द्वारा उनके जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा क्या किया गया कि भाई फ्रांस का जो डेवलपमेंट हो रहा था उसको क्या किया गया, उसको क्रिटिसाइज किया गया बिना किसी आधार के। और जो फ्रांस के टीचर थे जो पिक्चर बनाते थे उसका उन्होंने उनको मार दिया गया, ठीक है। उनको मारने की वजह से क्या हुआ कि भाई फ्रेंच लोग हैं उसको गुस्सा है और उन्होंने इसको भला बुरा काफी सारा कहा। तो इसके अगेंस्ट मूवमेंट में क्या कर लिया टर्की ने कि भाई बॉयकॉट फ्रेंच गुड्स, ठीक है, हमको बॉयकॉट, जैसे हम बॉयकॉट चाइना फॉलो करते हैं ना, वैसे उन्होंने बॉयकॉट फ्रेंच मूवमेंट को फॉलो करना शुरू हो गया। इससे क्या हुआ, टर्की और फ्रांस के बीच में डिस्प्यूट बढ़ गया, जो कि ये डिस्प्यूट उसको इफेक्ट करेगा यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ने में, क्योंकि फ्रांस का प्रेजेंस यूरोपियन यूनियन में काफी है, ठीक है। वो हम जब यूरोपियन यूनियन की डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि भाई कितना खास है, ठीक है। यदि कोई यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है और फ्रांस उसके अगेंस्ट है तो उसका बनना तकरीबन हम ना के बराबर ही समझ सकते हैं। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। बाकी सारी जो न्यूज है वो रेगुलर बेस पे जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं उसी के बेस है, तो ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, जितने महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, ठीक है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण कि जब कभी भी कोई सेशन चल रहा है तो उस सेशन में आपको कोई डाउट है तो आप डाउट भी लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो लिख सकते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन के जुड़े कोई इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, जरूरी हो उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि आज जो महत्वपूर्ण था वो भी मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, जिससे कि आपको पता चले उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ताकि और जो भी बच्चे रेगुलर बेस पे करंट अफेयर लेक्चर देखते हैं वो अपनी अटेंडेंस जरूर दीजिए, अपना नाम लिखे, एरिया का नाम लिखे, थैंक यू सर, प्रेजेंट सर लिखिए, इंटरेक्शन कीजिए। इससे क्या होता है, इससे टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। हो सकता है आप अभी लाइव ना हो, ठीक है, बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन मैं अभी दे रहा हूँ उस पर आप क्वेश्चन या जो भी कोई आपका डाउट है वो आप डाउट हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो हमको भी पता चले कि भाई स्टूडेंट है वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या उनको क्या क्वेश्चन है या उनको क्या डाउट है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन में जो डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर करते हैं तो वहाँ पे भी वो इन्फॉर्मेशन आपसे डिटेल में शेयर की जाती है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस टॉपिक को लेके कितना डिटेल में बात करें। हालांकि मैंने जैसे बताया हुआ ही है, वो रेगुलर बेस पे जो स्टूडेंट डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर देखते हैं उनको भी पता है कि भाई जो पॉलिटिकल न्यूज होती है, जो रिपीटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसकी हम डिस्कशन बार बार नहीं करते, ठीक है, क्योंकि एग्जाम की में जो काम के नहीं है, जो मेंस में आप आंसर राइटिंग में लिख नहीं सकते, उस इन्फॉर्मेशन को हम डिस्कस करके क्या बेनिफिट। तो हम काफी इफेक्टिव टाइम में जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ताकि कोई भी आपका डाउट ना रहे। तो बस आज के लिए इतना ही था, जितना जरूरी था, जितनी न्यूज महत्वपूर्ण थी, खास करके जो जम्मू कश्मीर वाली, जो कहा जाता था कि भाई आर्टिकल 370 की वजह से वहाँ पे जो दो सिटीजनशिप होता है वहाँ पे कोई जमीन नहीं खरीद पाता है, तो वो चेंजेस हो गया है, ठीक है, और वो इफेक्टिव भी हो गया है। हमने डिटेल में देखा हुआ है, जो अपने काम का था, अपने जरूरी था, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर ली है। फिर भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, देखिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो आपको देखनी तो पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको सब बता दूँ और आपको याद रह जाए और अच्छे से याद रह जाए ये मुश्किल है। आपको भी पढ़ना होगा, रिविजन भी करना होगा, तब जाके आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप अच्छे से एनालाइज करके लिख सकते हैं। ये आपका एनालिटिकल व्यू भी टेस्ट करता है, यदि आप अच्छे से काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। न्यूज़ बेस है, न्यूज़ ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई प्रेजेंस महत्व हो सके, उससे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखने में आसानी हो, वही फोकस रहता है। थैंक यू, जय हिंद।
वंदे मातरम।